लाइन्स एंड एंगल्स देखो। चीजें शुरू से कराएंगे। ओके, नाउ कुछ चीजें देखें। दैट इज लाइन सेगमेंट। नोट करिए, लाइन सेगमेंट क्या होगा? दैट इज अ लाइन। पहले तो देखो लाइन क्या होती है। लाइन infinitely extend at both ends and it has no end points। दोनों तरफ बढ़ती जाती है और इसके कोई end points नहीं होते हैं। infinitely extend at both ends, ठीक है। it is breathless length। पहले तुमने पढ़ रखा है ना, लाइन क्या होती है? breathless length। it has no end points। अगर मान लीजिए ये लाइन है, मैं इसको ए भी कह सकता हूं और मैं ये कहूं आदित्य ए बी लाइन की लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो क्या ये कहना ठीक रहेगा? आप बोलो आदिश। हाँ, प्रभात तो गलत बोल दिए, बोले जब ब्रेथलेस एंड पॉइंट नहीं है, ब्रेथलेस है, इनफाइनाइटली बढ़ रही है। लाइन हैज नो लेंथ। लाइन की कभी लेंथ हो ही नहीं। लाइन सेगमेंट की लेंथ हो सकती है लेकिन लाइन की कोई लेंथ नहीं हो सकती। तो ये अगर कोई कहे तुमसे तो उसको फेक मान लेना, उसको उसी समय बाय बाय। लाइन हैज नो लेंथ। लाइन हैज नो लेंथ। अब देखो दूसरी चीज, स्वास्तिका लाइन सेगमेंट क्या होता है? That is part of line with two end points। उसे क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। उसे रेखा खंड कहेंगे। पार्ट ऑफ लाइन with two end points। ये यही रहेगी, लेकिन अब ये ए और बी इसके टर्मिनल्स बन जाएंगे। अब ये एक्सटेंड नहीं करी। देखो अब ये एक्सटेंड यहाँ कर रही है, लेकिन जब सेगमेंट की बात की जाएगी तो एक्सटेंड नहीं करेगी, तो ये ए भी हो जाएगा। इट हैज सम लेंथ, इसकी कुछ लेंथ होगी। लाइन इज एक्सप्रेस्ड एज। लाइन को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? इसे एक्सप्रेस किया जाएगा ए बी के ऊपर ऐसे। और लाइन सेगमेंट को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? ए बी। तीसरी चीज, ये क्या होता है? A line which starts from a point and endlessly moves in one direction। वो रुकती नहीं है, चलती चली जैसे सन से निकली। और क्या हो? A line which starts from a point। स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा बट कोई उसका टर्मिनल पॉइंट नहीं होगा। इनिशियल पॉइंट तो होगा बट टर्मिनल पॉइंट नहीं होगा। इसकी भी कोई लेंथ नहीं है, उसको क्या कहेंगे? ठीक है, ए रे हैज सम इनिशियल पॉइंट। इसका सम इनिशियल पॉइंट है बट नो टर्मिनल पॉइंट। इसका कोई टर्मिनल पॉइंट नहीं है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट and proceeds in one direction endlessly। in one direction endlessly। जैसे कि एक पॉइंट से निकले और आगे बढ़ती चली जाए तो उसे क्या कहेंगे? इसे ए लिखो, यहाँ भी लिखो, तो ए बी क्या होगा? यहाँ पे रे ऐसे दिखा। अगर आदित्य कोई आपसे ये पूछे कि ए बी रे इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो क्या ये कहना ठीक होगा? क्योंकि ये तो चलती चली जा रही है। तो इट हैज, रे हैज नो लेंथ। ना लाइन की लेंथ होती है ना रे की होती है। होती है तो सिर्फ
ठीक है, ये रेखा है, ये रेखाखंड है, ये किरण। दैट इज रे हैज नो लेंथ, इसकी कोई लेंथ नहीं होती। अब आगे देखिए, द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज, रिद्धि, द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड, यस, द गैप बिटवीन टू रेज, इसको गैप भी कहते हैं, इनके बीच के, इसको क्या कहेंगे? द गैप और इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड, the gap between two rays is called angle, इसे एंगल कहेंगे। और एग्जाम्पल, ये दो रे हैं, इनका ये इनिशियल पॉइंट है और ये कौन सा है? टर्मिनल पॉइंट तो होता नहीं, बस सिर्फ बढ़ रही है, बट ये को इनिशियल पॉइंट, एक ही इनिशियल पॉइंट, और इनके बीच ये जो चीज है इसे क्या कहेंगे? एंगल। अगर एक रे ए बी है और एक रे ए सी है तो इस एंगल का नाम अभिनव क्या होगा? वही उसने भी बोला, देखो उसने ए बीच में बोला। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये इसकी अच्छी लगी, वो ये या तो सी ए बी बोलता है या बी ए सी, वो जिसमें इंक्लिनेशन है, जहाँ गैप है अभिनव उसको बीच में रखता। इट इज द ब्यूटी, सही है। तो दो तरीके से अभिनव इसको बोल रहा है। एक कहते हैं क्या तुम सी ए बी बोल जाओ, या इसे वो क्या बोल रहा है बताओ? बी ए सी, सही है। सो द गैप बिटवीन टू रेज, ये दोनों क्या है? रेज। और ए पॉइंट को क्या कहोगी? बोलो स्वास्तिका। बहुत अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया कि चूंकि ये दो का इनिशियल पॉइंट है तो स्वास्तिका इसे को इनिशियल पॉइंट कहती, क्योंकि दोनों का इनिशियल है। अब इसको इन्होंने इनिशियल पॉइंट कहा था, जब दो का इनिशियल है इसलिए स्वास्तिका इन्हें क्या कह रही है बाबा? कोई नहीं। आप भी ऐसे ही कहो जैसा स्वास्तिका कहती। यू जस्ट इक्विवोकेट एज स्वास्तिका इज सेइंग। अब आगे, ये तो गैप हो गया। नेक्स्ट इज इन दिस वन रे, ये कैसा होगा बताइए? One ray is a static ray and other ray is moving ray, which moves anti-clockwise. हमेशा एंगल में क्या होगा? इन एंगल, जब एंगल होगा तो वन रे कैसा होगा? इज स्टेशनरी, वो नहीं मूव करेगी। वाइल अदर रोटेट करेगी, इस पर एट को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल पॉइंट पे रोटेट करेगी। और कैसे रोटेट करेगी बोलो? एंटी क्लॉक वाइज। इस चीज को देखो, ये मैं क्या कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक रे ये है तो जो दूसरी रे है वो ये स्टैंडिंग रे, ये कहीं नहीं जा रही, और जो दूसरी है वो इस पर ऐसे रोटेट करेगी। और ये बताओ घड़ी के चलने की दिशा है कि उल्टी है? ये एंटी क्लॉकवाइज। So other is rotating, इसके अबाउट रोटेशन हो रहा, बताओ? ये अच्छा बता दिए, कोई नहीं टैलेंट है। पीछे बैठ के भी पकड़ लेते हैं चीजें। इन्होंने क्या बताया? बोले कि ये को इनिशियल पॉइंट। तो जो दूसरा है अब ये मूव कर रहा है, तो कितना एंगल ऐसा, तो ये हो गया रोटेटिंग रे। ये कैसी रे हो गई? रोटेटिंग रे। रोटेटिंग रे, ये स्टेशनरी रे, और ये जो गैप है इसे एंगल कहा गया। गैप एंगल कहा गया। अब देखो, व्हाट इज वन रिवॉल्यूशन? वन रिवॉल्यूशन क्या होता है? From stationary ray and completes one rotation and comes back to its original position, ठीक है? तो रोटेटिंग रे चाहे कहीं से भी चले, मैं कहता हूँ यहीं से चले और यहीं वापस आ जाए। रोटेटिंग रे moves from certain position, it moves back and comes to original position, पूरा घूम जाए, जहाँ आए वही घूम जाए।
ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर मार ले, जहां वहीं से ही एक चक्कर मार ले। तो व्हेन जो रोटेटिंग रे है मूव्स फ्रॉम एक्स एक्सिस सही, चलो मूव करा उसको, फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड अगेन कम्स बैक टू एक्स एक्सिस, यहाँ से चले और चलते चलते फिर एक्स एक्सिस पे आए, तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, 1 रिवोल्यूशन होगा कि नहीं। एंड एंटी क्लॉकवाइज चले and comes back again to x axis, it is called 1 revolution. इसको 1 revolution and okay, now 1 डिग्री क्या होता है दिव्यांश, that is 1 revolution if equally subdivided into 360 parts, then each part is called 1 degree. इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करो, सोचो जरा, मैं कितनों में करूंगा इसको, बोलो 90, तो यही होगा, 90 मत करो और करते जाओ। So if 1 revolution is equally divided, कितने में डिवाइड कर दो, 360 पार्ट्स, कितने हिस्सों में कर दो, 360 पार्ट, then 1 part is called, each part क्या कहलाएगा, सही है। If 1 revolution is equally divided into 360 parts, then each part is called 1 degree. इसका मतलब है अनिकेत, ये हिस्सा 1 डिग्री माना जाएगा, एक हिस्सा बस, क्या तुम कुछ भी मान लो, ये भी 1 डिग्री, हर हिस्सा 1 डिग्री, सही। आप मुझे बताइए राइट एंगल किसे कहेंगे अनिकेत, बोलो। Rotating ray start moving from stationary ray and complete its 1/4 of its करेक्ट, पूरी बात है, यानी 1/4 पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन इज कॉल्ड राइट। सिर्फ कितना रोटेट करें, 1/4, ठीक है, तो 1/4 पार्ट ऑफ ए रिवोल्यूशन इज कॉल्ड राइट। Now फिर स्ट्रेट एंगल किसे कहेंगे, हाफ पार्ट ऑफ जी, सही कहेंगे। ना राइट एंगल पहले लिखो, 1/4 part of 1 revolution या revolution is called right angle या 1 right angle। कहने का मतलब है कि 1 right angle क्या है, it is 1/4 part of 1 रिवोल्यूशन। और अनिकेत 1 रिवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं, 360। तो 360 कर दो, तो इससे ये कट जाएगा, तो इससे कितना आ जाएगा, 90 degree। तो अब अगर यहीं से कोई रे चले घूमते घूमते यहाँ तक आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, राइट एंगल। दोनों तरफ एरो बनाना जरूरी है, और इसको ऐसे शो करना, इसको 90 डिग्री, दैट इज
ना अभिनव इस एंगल का नाम बताइए। एंगल BAC यहाँ कितना हो गया बोलो? 90 डिग्री हो गया। ओके, नाउ स्ट्रेट एंगल रोहित, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? सरल कोण। वो तो समकोण है, ये सरल कोण बताओ। सर जो इक्वल टू 180 डिग्री हो और वो रिवोल्यूशन का हाफ करे। हाफ कर दी जाए तो आ जाएगा, ये सही कह रहे हैं। इसका मतलब ये स्ट्रेट एंगल है कि हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन, जैसे BAC, सो हाफ ऑफ रिवोल्यूशन इज स्ट्रेट एंगल। सो स्ट्रेट एंगल क्या हो जाएगा? इट इज हाफ ऑफ वन रिवोल्यूशन, it is half of 360 degree, that is 180 degree, जो कि BAC होगा। इसकी क्या वैल्यू होगी? that is BAC होगी। आगे देखो, what does it mean by acute angle? भैया एंगल अबव 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। इस एक्यूट एंगल, इसे एक्यूट एंगल कहेंगे। जैसे एक कोई एंगल हो, अगर मान लो 1/3 ऑफ राइट एंगल निकाला जाए तो कितना आएगा? बोलो अविश, का 1/3 किया जाए? हाँ, 120 बहुत देर लगा, ये बहुत तेज है, तुरंत ही बन गया राइट एंगल, तुरंत 1/30 बता दिया। और 2/3 कितना बता रहे थे निकेश? ये पहले बता, हाफ ऑफ राइट एंगल, सही है। तो इनमें से 1/3 वाला, हाफ वाला या 2/3 वाला कौन सा एक्यूट एंगल? इट इज, ये सभी के सभी, अगर राइट एंगल में से 2/3 ले लो तो ये 60 डिग्री है, 1/3 ले लिया कम करके, 1/3 और कम होगा, इसका भी आधा, तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। और इसी तरह के फायदे। लेकिन इसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे? एक्सप्रेस ऐसे करेंगे, x, और x किसके किसके बीच लाई कर रहा है? 0 से ज़्यादा और 90 से, द एंगल लाइंग बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, द एंगल लाइंग बिटवीन, ऐसा भी कह सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, या लाइंग बिटवीन, इट इज कॉल्ड, इसे न्यून कोण कहते हैं। अगला देखो, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता होगा? ये सही है। तो नाउ ऑब्ट्यूस एंगल, नाउ 3/2 ऑफ राइट एंगल कितना होगा? 30। ये हमेशा बोलते, तुरंत ही 135 निकाल के बता दें, पहले कैसे बताना हर चीज ना। 3/2, तो 3/2 जरा निकालो राइट एंगल का। ये चीज उन्होंने कितनी जल्दी कैलकुलेट कर, सही है। तो ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल लाइंग बिटवीन, जो इसके बीच पर करे 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, इस कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस है, अधिक कोण। जैसे कि राइट से आगे निकल जाए,
135 डिग्री। तो ये ऑब्टयूज एंगल, और भी कुछ भी हो सकता है, 170 डिग्री भी हो सकता है, और बड़ा हो गया तो 170 उधर ही से खुलेगा, सही है। स्ट्रेट एंगल हो गया। रिफ्लेक्स एंगल आरिश क्या होगा? more than 180 degrees. सही है। लेस देन 360 डिग्री। एंगल मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। अगर तुम इसको x मानते हो तो ये जो x एंगल है वो 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से, ऑब्ट्यूज का तो तुम मतलब समझ गई हो ना, 90 से बड़ा हो जाए तो ऑब्ट्यूज, लेकिन 180 तक ना जाने का तभी है, ठीक है। 90 से छोटा रहेगा तो एक्यूट एंगल रहेगा, 90 से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज, सही है। तो अब आगे देखो, रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा? अब 90 को भी क्रॉस करना है और 180 को भी, सबसे ज्यादा 180 से भी आगे, तो सोचो क्या होगा? इसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। वैसे अगर इसे B कहा जाए, इसे A कहा जाए और इसे C कहा जाए, और ये मान लीजिए 260 डिग्री है, सही है, तो क्या रिद्धि आप मुझे ये बताएंगे कि एंगल BAC कितना है? करेक्ट, बहुत बड़ी बात कही। आप भी बोलो अविश। हाँ 100, दोनों ने एक ही बात कही, वो भी 100 बोली, ये भी। ब्लू ब्लू वाले सब सेम बोल, तुमने भी 100 बोला, तीनों सेम हो गया, तीनों का एक ही जैसा हो गया। देखो कितनी बड़ी बात रिद्धि ने बोली। जब मैं BAC बोलता हूं तो ये बड़े को BAC नहीं मान रही है। अब मैं रिफ्लेक्स BAC बोला होता ना तब रिद्धि 260 बोली होती। यही रिद्धि की स्किल है मेन। जब मैं BAC बोलता हूं तो दोनों में जो छोटा एंगल है उसे रिद्धि मेन लेती है, और जब मैं रिफ्लेक्स BAC बोलता हूं तब ये 260। देखा ना, यही कौशल दिखा। चलो, तो अगर मैं ये कहूं, एक ये एंगल, ये बताओ 60 डिग्री, और ये B है, ये A है, ये C है, सही है। तो स्वास्तिका आप मुझे बताइए रिफ्लेक्स BAC एंगल कितना है और BAC कितना है? यही चीज। जब मैं BAC बोलूंगा तो आपको एक्यूट ही लेना है, बड़ा नहीं लेना, दोनों में जो छोटा होगा। यहाँ एंगल BAC कितना है बोलो? BAC 60 डिग्री। अब रिफ्लेक्स वो होता है जो बड़ा एंगल होता है, इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा बड़ा होगा। तो अभी अभी इन्होंने बताया कि दैट इज रिफ्लेक्स BAC कितना है बोलो? BAC इट इज 300 डिग्री। इसका मतलब है स्वास्तिका कहना चाहती हैं एनी एंगल प्लस इट्स रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल्स टू 1 रिवोल्यूशन। ऐसा ही कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती हैं? कि अगर एंगल x और प्लस रिफ्लेक्स x इट इज कितना होगा हमेशा? सही है। तो सोनाक्षी मुझे बताइए यहाँ पर एंगल BAC कितना है? बहुत तेज हो, वो वही बोलना चाहती थी, स्लिप ऑफ टंग समझती नहीं हो उसका ना, इतनी बात समझ आएगी नहीं। BAC कौन सा है? जब मैं BAC बोलूँ छोटा लेना, बड़ा कभी ना लेना, क्योंकि बेसिक चीज़ें 3 साल से पढ़ना, इस बार तो सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो पीछा नहीं छोड़ेगा। ये इंट्रोड्यूस हो गया था 6th में ही, लेकिन अब 9th में तो सीखना ही पड़ेगा। इसके बिना सीखे सोनाक्षी निकल नहीं पाएंगे। ऐसा बोलो, अब वो लिख लो, दैट इज इतने डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया, सही है। अब देखो BAC कितना हो गया? छोटा एंगल। और रिफ्लेक्स BAC कौन सा हो गया? रिफ्लेक्स BAC कितना हो गया बोलो? इट इज 260 डिग्री। इस चीज को हम फिर से समझें, अभी बताता हूँ। देखो, कहने का मतलब है
कि सम ऑफ एनी एंगल एंड इट्स रिफ्लेक्स एंगल इज 360 डिग्री, क्योंकि दो ही एंगल होंगे किसी में। इस चीज को लेके आगे कि देखो, sum of an angle and its reflex angle is 360। अब जरा देखो, क्वेश्चन 1, if reflex angle of given angle is 3 times of it, find that angle। हाँ, अब इसका आंसर दीजिए। x equals to 90। ये दैट एंगल का मतलब है ऑफ गिवन एंगल। जब मैं गिवन एंगल बोल रहा हूं तो गिवन एंगल ही दैट एंगल है। गिवन एंगल दे रहा है तो लेट गिवन एंगल क्या है, 86। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ, रिफ्लेक्स एंगल की क्या वैल्यू बताओ। एक एंगल कितना है, x है। नोट करिए, ऐसा मत करिए, ठीक है। बहुत जीनियस होते ऐसा, आप एवरेज हैं, अभी टॉपर टाइप में नहीं आए हैं। अगर टॉपर होते तो ऐसा होता तो मैं स्पेयर कर देता, ठीक है। तो ऐसा सृजन था, वो अभी समय आईआईटी के जो यहाँ पे था पिछले 2 साल में, वो 100 टॉप पोजीशन में आ गए। वो क्लास के लास्ट 10 मिनट में ही आता था, कहता था उतने में उसका हो जाता। तो अब पिछले साल से पिछले साल तो वैसे तो हो नहीं, ठीक है। कितने रोज इधर होती हैं तो उसको नोट करो, ओके। तो गिवन एंगल क्या है, x, रिफ्लेक्स एंगल क्या है, दैट इज 3x। नहीं तो गुजारा हो नहीं पाएगा आपका, यहाँ पर फिर छोड़ना ही पड़ेगा आपको, जहाँ आराम से बैठने को मिले वहीं फिर आपको। गिवन एंगल x है और उसका रिफ्लेक्स एंगल उसका 3 टाइम्स है, और दोनों का सम क्या होता है बोलो, एंगल प्लस रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, नोट करिए आरिश, एंगल प्लस रिफ्लेक्स एंगल इट इज 360 डिग्री। तो इसकी वैल्यू x हो गई और ये क्या हो गई, दैट इज 360 डिग्री। तो 4x कितनी हो गई, तो x कितना हो गया बोलो, 360 डिग्री बाई 4, तो 90 डिग्री, सही है। अब इस reflex angle of a given angle is equal to it. What is that angle? Reflex angle of an angle is equal to it. What is that angle? 180 degree. Reflex angle of given angle is 5 times of it. What is that angle? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल ऑफ गिवन एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ इट, 5 गुना। फाइंड दैट एंगल। तो गिवन एंगल क्या है, x, रिफ्लेक्स एंगल क्या है, 5x, और इन दोनों को ऐड कर दो। गिवन एंगल प्लस रिफ्लेक्स एंगल का क्या होता है, सो गिवन एंगल प्लस रिफ्लेक्स एंगल इट इज 360 डिग्री। तो x प्लस 5x इट इज 360 डिग्री। तो 6x कितना हो गया,
ये 60 डिग्री, तो x कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये बात हो गई रिफ्लेक्स एंगल की। लेट अस नाउ मूव अहेड विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो? कॉम्प्लीमेंट्री कोटि पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? दैट इज are 90 degree. यस इफ सम ऑफ टू एंगल्स, एंगल्स के बेसिस पर वर्ब को नहीं करो, इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। सम से वर्ब होगा तो इज बोल। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है कि है तो इज बोलिए। आप हिंदी में जो बोलोगे, हिंदी की ग्रामर इंग्लिश की सेम है। यदि तुम्हारा और अभिनव की उम्र का योग 20 साल है कि है तो इज बोलिए। समझ आ गई बात की नहीं? जो हिंदी है वही इंग्लिश है। सो द सम ऑफ टू एंगल इज व्हाट? बोलिए 90 डिग्री। देन सेंटेंस पूरा करो रीति। दीज एंगल्स, जो पेयर ऑफ एंगल्स होंगे उनको क्या कहा जाएगा? दीज पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। दीज पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मान लीजिए कि दो एंगल हैं, इसी में ले लो, एक ए है और एक बी है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ए प्लस बी का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो ए और बी को क्या कहा जाएगा? ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। नाउ if one of the complementary angle is double of other, क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड बोथ एंगल। प्रियांशु दोनों एंगल बताओ। वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो वो दूसरे का दुगना है। X 30. ये 30 सही है। छोड़ो, 30 और 60. ये बहुत टैलेंट है। कौन पकड़िए ना। देखो सम क्या है बताओ? एक ए है और एक बी। लेट दो एंगल क्या ले लिए जाए? एक दूसरे का डबल है, तो हम क्या मान लें? लेट एंगल्स आर। तो लेट एंगल्स क्या हो गया बताइए? तृप्ति एक्स एंड दूसरे को डबल मान लो। तो अभी दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहीं से उठाओ, तो एक एंगल एक्स और दूसरा 2x, तो 3x कितना हो गया? तो x कितना हो गया? 30 डिग्री हुआ कि नहीं? तो 2x कितना हो गया? ये बात सबसे पहले कौस्तभ ने बताई। सो टू एंगल्स कितने कितने हुए? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। If one angle of the complementary angle is 8 times of other, then find both. और दूसरा ये पहले बता दे, सोचते रहेंगे नहीं। चलो बताया करो अपने चांस पे, दूसरे को चांस मत दो। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? एक एंगल दूसरे का 8 टाइम्स है, तो 10 और 80 हो गया, मिल के 90 हो गया। ओके, अब अगला देखो, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? Yes. If sum of two angles
is 180 degree, then these pair of angles are known as supplementary angle. If sum of two angles is 180 degree, then these pair of angles is supplementary. अब देखो ना, जैसे कि इसमें a प्लस b कितना होगा 180 डिग्री। अगर इसमें एक एंगल a है और दूसरा b है तो क्या होगा, इनका सम 180 हो जाएगा। सो क्वेश्चन दिया है इफ वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज ट्वाइस ऑफ अदर, दिग्विजय बताना, ट्वाइस ऑफ अदर, सप्लीमेंट्री में एक जो दूसरे का दुगना है, फाइंड बोथ, बोलो बताओ। हाँ बोलो रोहित। सर 150 और 120 और 60 डिग्री, दैट इज जो भी एंगल बनाओगे ये रे बनेंगे, रे सब में बनाना है। अगर हमने नहीं बनाई है तो आप उसे ध्यान रखें, नहीं तो ये गलती मानी जाएगी। सही है, चलिए लेट वन एंगल क्या हो जाएगा, लेट एंगल्स आर x एंड 2x, क्योंकि जो दूसरा एंगल है वो डबल है तो दूसरे को 2x मानना पड़ेगा और दोनों का सम क्या होगा, दैट इज x प्लस 2x। ऊपर से देखो x प्लस 2x क्या होगा 180 डिग्री, तो 3x क्या होगा, तो x क्या होगा 60 डिग्री, 3 से डिवाइड हो जाएगा और फिर 2x, फर्दर 2x की भी वैल्यू निकाल लो 120 डिग्री। सो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 60 एंड 120 डिग्री। चलिए अब आगे देखो, अगर मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल A और B हैं, सही है, ऐसी बात है दिव्यांश, तो ये A और B एंगल क्या आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होंगे? मान लीजिए A है, ये B है, ये C है। अनवी आप बताओ, इन्होंने तो सिर्फ रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं होंगे, ऐसे क्या होंगे? ये कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री, दो लोग अलग अलग तरीके आर A and B सप्लीमेंट्री, ये चीज है, तो इसको चेक करें। आप बोलो अनुष्का, नहीं होंगे, दो लोग एक जैसा होंगे, ये भी नहीं बोलती। अब जरा देखो, ये इस तीसरे एंगल को एंगल बी माना जाए, इसे क्या माना जाए, तो देखो A प्लस B और तीसरा एंगल 90 डिग्री, इन तीनों का सम क्या होता है, ये क्यों होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। ये क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी। और इसीलिए A प्लस B कितना हो गया 180 माइनस 90, ये 90 उधर ले लो, तो A प्लस B क्या हो गया 90। इसलिए दिव्यांश ने शुरू में कह दिया नो सर, सॉरी सर, दीज आर कॉम्प्लीमेंट। ये इतना एक सोच लेना इतनी बड़ी बात नहीं, सीट के कंजीनियर है और तुरंत इतनी 3 स्टेप इनके मन में आए। नो सर, हाउ कैन दीज बी सप्लीमेंट्री, दो का सम कैसे 180 हो जाएगा, ट्रायंगल में तो तीनों का सम 180 होता है और सर आप दो का 180 बोल रहे हो, ऐसा कैसा, वो ये भी उसको बाद में नोट कर दिया। यस, सो इसलिए A एंड B क्या हो गया बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री। अब अनुष्का के लिए एक सवाल, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और ये A है, ये B है और ये C है, तो क्या ये जो 3 एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री होंगे? क्यों? क्योंकि इन एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका बनेगा 180।
करेक्ट। ये कह रही सर सप्लीमेंट्री तो पेयर का होता है, ट्रिपलेट लेके चले आए। बहुत बड़ी चीज पकड़ी इन्होंने, देखा आपने कितना टेक्निकल ये पकड़ती हैं। बहुत बड़ी बात कही थी इन्होंने। बोला कहाँ सर, 2 होते और 2 का सम 180 होता तो मैं सप्लीमेंट्री कहती। अब 3 लेके आ गए। 3 कोई ट्रिपलेट थोड़ी ना चलता है, सब जगह पेयर पेयर लिख रहे हो, अब वहाँ ट्रिपलेट दिखा रहे हो। नो, एज दीज आर 3 एंगल्स समिंग अप 180 डिग्री, सो हाउ कैन दे बी सप्लीमेंट्री? सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके बीच बधाई हो, एक इंटेलिजेंट लड़की आ गई। बात समझ आई कि नहीं? समझ आई बात? तो क्या है, 3 का सम नहीं होगा। इसी चीज को अभी आपने थोड़ी देर पहले बोली। देखो इस चीज को कि 3 एंगल, जब पेयर पेयर की बात हो रही तो ट्रिपलेट कहाँ से आ गया? बोलो बात सही कि नहीं? हर जगह लिखा है। तो these are A, B, C sums up to 180 degree, but it is triplet. ये क्या है? So these are, इसलिए क्या नहीं है? Not supplement. आगे की बात देखो। What does it mean by linear pair? Linear pair से आप क्या समझते हैं? लिखिए युग्म क्या होता है? ये देखो, ये सही बता दी। तो उसके पहले हम लीनियर पेयर से पहले रिद्धि एक एडजेसेंट एंगल समझता। ठीक, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? दैट इज उभयनिष्ठ कोण। ये क्या कहलाता है? देखो, जो एंगल्स अगल बगल हों उनको क्या कहेंगे? Which is? ये देखो, अगर हमारे पास ऐसे एंगल हो ए बी सी डी, इसमें 2 एंगल कौन कौन से हैं बोलो? एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल्स आर ए, अभिनव बता पाते, अभिनव बोलो। एंगल ए बी डी हाँ, एंड एंगल डी बी सी। ये सही कहा। ए बी डी एंड एंगल डी बी सी। ये जो बीच में है वो बीच में बोलो, बी हमेशा बीच में बोला जाएगा। ए बी डी और डी बी सी, या सी बी डी भी बोल सकते हो, लेकिन ये बीच में रहता है। सही है। ये जो 2 एंगल हैं, एक तो ये एंगल हो गया और दूसरा कौन सा है? ये मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ, है एक ही। इनमें ये वर्टेक्स कॉमन है, दोनों चिपक गए। तुम तो टेक ही लगा पिछले 40 मिनट, तो नीचे रखो। तो समझ में आया? ये दोनों कौन है बोलो? दिग्विजय बताया करो, बताइए। आप बोलो बेटा उमेश, आप तो एपीएस में हो, आप बोलो प्रियांश, आप बोलो। ये दोनों क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स। ये क्या है? ये क्या है? सब पता है। सही है। तो जैसा इन्होंने बताया, इफ 2 एंगल्स, ये 2 एंगल हैं, इनमें दोनों में बी डी कॉमन है, चेक कर लो। बी डी इसमें भी, बी डी इसमें, बोथ हैव 1 कॉमन आर्म। क्या है बताओ? इफ 2 एंगल्स हैव 1 कॉमन आर्म, 1 कॉमन वर्टेक्स। देखो दोनों का वर्टेक्स एक है ना, वर्टेक्स का मतलब शीर्ष, एक ही पॉइंट है जहां मिलते हो। एंड 2 नॉन कॉमन आर्म्स, चुप्ती सेंटेंस पूरा करो। एंड 2 नॉन कॉमन आर्म्स, वो पीछे बैठी हाथ उठा लिए, बोलो बेटा। लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, पूरा बता दिया। देन सच एंगल्स। अब इस पूरे सेंटेंस को रिद्धि रिपीट करेंगे। चलो, either side of common arm, then those 2 angles are called। सही है? देखो इस चीज को, if 2 angles
देखो बुक में लिखा है, सब पढ़ लीजिए। टू एंगल्स है, वन क्या है, कॉमन आर्म, वन कॉमन वर्टेक्स एंड टू नॉन कॉमन आर्म्स। वो किधर है, लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ। तो ये कौन सी आर्म बताइए, ये तो कॉमन नहीं है, तो इसे क्या बोलोगे, नॉन कॉमन आर्म। और ये कौन सी आर्म है, कॉमन आर्म, वो नॉन कॉमन होगी। तो ये वाली भी कौन सी होगी, नॉन कॉमन आर्म। ये क्या चीज हो गया, कॉमन, ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। देन दोस पेयर ऑफ एंगल्स, उनको क्या कहेंगे, आर कॉल्ड, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। आगे की बात देखिए, तो यहाँ ए और बी कौन से एंगल हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। Here A and B are अदल बदल होने चाहिए बस इतना। अब देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देखो, that is अगर मान लो ये एक लाइन है, देखो लाइन में दोनों तरफ एरो होता है, और उस पे किसे खड़ा कर दो, रे को, रे में तो एक तरफ एरो होता है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द एडजेसेंट एंगल्स, है एडजेसेंट, लेकिन अब ये then the adjacent angles are called linear pair of angles. एक बार रिपीट करो कौशल जरा। If A stands on a line, then बता दो रे, बता दो, आप बताओ भी ना। If a ray A stands on a line, I make two angles equal to 180 degree. अगर वो होंगे 180, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा तो होगा ही। If a ray stands on a line, अभी आप बताओ। If a ray stands on the line and form adjacent angle, then the turn of adjacent angle are linear pair. सम नहीं बोलना, सिर्फ इतना बोलो, if a ray stands on a line, then adjacent angles are linear. सम तो इनका 180 है, सम को कभी लीनियर पेयर नहीं बोलना, सम को कभी सप्लीमेंट्री नहीं बोलना। देन दोस पेयर ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट्री, देन दोस पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, देन दोस पेयर ऑफ एंगल्स आर लीनियर पेयर। सही है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन लाइन, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, देन जो उसके पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या होंगे, आर कॉल्ड लीनियर पेयर, क्योंकि वो लाइन पे बन रहा है तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर तो ए एंड बी लीनियर पेयर है, बोलो। Then non-common arms of adjacent angles form a line. Then those adjacent angles are called linear pair of angles. ये बुक में है ऐसा, ऐसा हुआ चाहिए। बिल्कुल सही है। इफ नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन, देन दोस पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर। अब ऐसे इस तरीके से भी इन्होंने दिखाया है कि रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, और ये जो मैंने बात आपको बताई है ये एक्सियम 6.1 भी है, चेक करो, एक्सियम 6.1 भी हमारे भी हो जाएगी, वही तो है। yes sir. तो देन द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो ए और बी क्या हो गया बोलो,
These are linear pair. Now linear pair प्रभात क्या होता है? जो linear pair of angles हैं ये supplementary होते हैं और इनका sum 180 हो ही जाएगा. So linear pair of angles are क्या होते हैं? जो रेखीय युग्म है वो समपूरक कोण बनाता है. आगे की बात देखिए. हाँ बोलो. तो अभी मैं इसके दिखाऊंगा तो यही दिखा दूंगा. अभी डेफिनेशन के तौर पर दिखा रहा हूँ. Sum of two edges and pair is 180 और linear pair वाला जो pair of angles आते हैं और sum is 180. अगर sum 180 है तो दो angles आते हैं. जब supplementary लिखा तो sum नहीं है. वो pair जिनका sum 180 हो वो सही है. अभी और क्लियर करेंगे. चलो कुछ चीजें और देखें. पहले सबसे पहले हम तृप्ति से ये पूछें कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है. Now, Tripti define intersecting lines. चलो, intersecting lines. मान लो तुम्हारे पास एक ऐसी लाइन है, एक हमारे पास AB लाइन है और एक CD है. तो ये P पॉइंट किस लाइन पर पड़ रहा है? क्या AB पे पड़ रहा है कि CD पे? क्या P दोनों में कॉमन है? If two lines have one common point, ठीक है, then those lines are called intersecting lines. If two lines have one common point, then उसे क्या कहेंगे? Those lines are called intersecting. Coinciding lines क्या होते हैं? If two lines overlap over each other so that there are infinite common points, उसी के ऊपर गिरी जाए तो क्या हर पॉइंट कॉमन? तब क्या कहेंगे? ठीक है. If one line falls over other, then there are infinite common points. If one falls, overlaps, superimpose, जो तुम्हें लगना आसान लगे वही लिखना. ठीक है. Over other line, then उस समय क्या होगा बताओ? Then these are called coinciding lines. ऐसा यूक्लिड के थ्योरम में आया है. These है, इन लाइंस में क्या होगा? इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट. हर पॉइंट ही कॉमन है. चेक कर लो. इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? Those lines, ठीक है, which do not have any common points if infinitely extended. दोनों को कितना भी तुम बढ़ा दो कभी मिलेंगे नहीं. Two lines which never meet with each other, जो कभी मिले ही ना एक दूसरे से, उन्हें क्या कहेंगे? So two lines which do not have any common point, उनमें कोई कॉमन पॉइंट ही ना हो, उसे क्या कहेंगे? आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस.
आगे देखिए, तो ऐसा हो गया, ये पैरेलल लाइन। नाउ देखिए कि मान लीजिए टू लाइंस को, ये टू लाइंस हैं और उसको ये लाइन कट कर रही है, एल एम और एम, तो ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं? द लाइन विच कट्स टू और मोर लाइन्स, सिर्फ दो कोई ना कटे, ज्यादा भी कट सकते हैं लाइन्स, इस कॉल्ड, उसको तिर्यक रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्सल। फॉर एग्जाम्पल एन इज ट्रांसवर्सल, किसके ट्रांसवर्सल है? टू एल एंड एम। अगर इनमें बहुत सारे एंगल बनते हैं, जब कोई एक लाइन ट्रांसवर्सल कट करती है तो 1 2 3 4 और 5 6 7। तो क्या आप मुझे बताएंगे दिग्विजय, इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 1 2 8 सही कह रहे हो। तो एक्सटीरियर एंगल लिखो। पैरेलल की नहीं कटे, दो को काट दे बस ट्रांसवर्सल, दो को काट दे ट्रांसवर्सल, कैसे ही जाने, इन्होंने बता दिया, देख लो, दैट इज 1 2 7 और 8। इंटीरियर एंगल बताओ, ये तो एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर एंगल्स दिग्विजय बताओ। 3 4 5 6। आगे देखो, इसके अलावा आप मुझे बताइए, इसमें लीनियर पेयर भी कुछ बताइए। वन का लीनियर पेयर क्या है? वन का बताओ, ये बताइए, वन का कौन सा लीनियर पेयर? 2 है ना, तो 1 और 2 है, और बोलो 4 का 1 का 4 भी है क्या? 1 का 4 है, 4 का आपने 3 बता दिया, 4 का और कोई भी है क्या? 4 का 1 भी है, 2 का 3 भी है, ऐसे इधर भी हो जाए, तो दैट इज एन लगा के लिखो 2 and 3। कितनी बात समझ आ गई? अब जरा ये देखो, What does it mean by vertically opposite angles? शीर्षाभिमुख कोण से आप क्या समझते हैं? Vertically opposite angle क्या? Vertically opposite angle बताओ। If two lines intersect each other, then the angles opposite to each other are called, if two lines intersect, then opposite angles are called. अगला देखो, नेक्स्ट इज corresponding angles. Angles, when a transversal cut two lines, then the angle facing to same side are called corresponding angles. When a transversal cut two lines, then the angles facing same side
उसे क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये दो लाइन है और इनको ट्रांसवर्सल ने कट कर दिया, और भी कट कर दिया होगा, तो कहने का मतलब है जैसे ट्रांसवर्सल यहाँ भी कट कर दिया, तो ये और ये सेम साइड फेस कर रहा है, तो उन्हें क्या कहेंगे? करेस्पॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, ये एक ही तरफ फेस होगा, तो ए एंड बी होता है। व्हाट इज अल्टरनेट एंगल? अल्टरनेट एंगल क्या होता है बोलिए? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर भी हो सकता है, एक्सटीरियर भी हो सकता है। एंगल फाउंड बाय लीविंग वन एंगल बिटवीन देम, उसे अल्टरनेट एंगल। एक को छोड़ दो, एक छोड़ के जो पाओगे तो वो अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट कहेंगे, अल्टरनेट लोग आ जाओ तो एक छोड़ के आएगा कि नहीं? सो एंगल पेयर ऑफ एंगल्स, ऐसा हो पेयर ऑफ एंगल्स लीविंग वन एंगल बिटवीन देम। इसको समझिए। देख लो, मान लो अभी अभी दिग्विजय ने आपको क्या बताया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 2 3 लाइन से आ रहे हैं, 2 को छोड़ दो, या 3 4 5 लो, या 2 3 4 लो, तो 3 को छोड़ दो, लगातार लो लेकिन एक को छोड़ दो, तो तुमने 1 लिया और 2 को ना लो, 3 को ले लो, तो अल्टरनेट होता है नहीं? कहेंगे अल्टरनेट व्यक्ति आ जाओ, तो एक को छोड़ना पड़ता है कि नहीं बीच में? तो इसको लिया तो इसे छोड़ो, इसे लो। जब तुम इसको लोगे तो क्या तरक्की जेड नहीं बन जाएगा? ये कौन सा एंगल बना बोलो? जेड के किधर बना हो गया? एंगल लीविंग वन एंगल बिटवीन, उनमें से बीच में से एक को छोड़ दो, तो उसे क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। अब हम कुछ चीजें समझेंगे। ये मुझे यहाँ पर बताइए तृप्ति कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? क्या बताओ, 1 का कौन सा है? एंगल 1 एंड एंगल 3। 2 का कौन सा है? एंगल 4 हो गया। नाउ अब मुझे बताइए, इंटीरियर इंटीरियर में ले रहे हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर क्या अल्टरनेट करना? चलो हर्षिता, अल्टरनेट इंटीरियर बताओ, 4 का कौन सा है? ये तो बताएंगे नहीं, आप बोलो। 4 का 6, ये तो कॉमन था बेटा, कॉमन जवाब नहीं दे पाती है, कोई बात नहीं। अच्छा 3 का बताओ, इस बार ट्राई करो, आप बोलो। 3 का भाई, क्योंकि 3 के बाद इसको छोड़ के इसे सही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या है? एंगल 4 एंड एंगल 6। दिग्विजय दूसरा बताओ, एंगल 3 एंड 3 के बाद लो एक छोड़ के, अंदर ही अंदर है लेकिन एक छोड़ के, सही है, तो क्या लिखोगे? एंगल 3 एंड एंगल 5। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल भी यहाँ दिया गया है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? जो F बनाएंगे, ये जो Z बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? अल्टरनेट। हाँ क्या जी बोलो? बिल्कुल बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है, बस एक तरफ फेस हो, सही है। आप मुझे बताइए कि 4 का करस्पॉन्डिंग कौन सा? 4 का 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। और ये बताओ 3 का कौन सा? 3 का 7 और 1 का कौन सा है? एंगल 1 एंड एंगल 5। और एंगल 2 का कौन सा है? क्या तुम ऐसा कहना चाहती हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल? कौन सा? 2 का क्या लिखा? हाँ बोलो दिव्या, आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल? बोलो स्वास्तिका, आप बता दो। वो तो मना कर रही है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड से मना ही कर दिया, आप बताओ मुझे। अविश, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं?
वो भी मना कर रहा है। तेज बच्चे हमेशा इसलिए। आदित्य आप भी बताओ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, वो भी मना, 5 लोग मना करते हैं। ये सब लोग जो है ना, जो स्वास्तिका बोलती सब वही बोलती, ये भी मना कर रही है। कह रही अगर लाइंस पैरेलल नहीं है, पैरेलल होंगे तभी इक्वल होंगे। अब ये टेढ़ी वाली लाइन खींचोगे तो भी क्या इक्वल होगा? कहेंगे एक में सर आप यहाँ तुम एक्यूट बना रहे हो 60 डिग्री या 90 बना रहे हो, क्या इक्वल बोल रहे हो? बहुत बुद्धिमान लोग कह रहे हैं कंडीशन है, दैट इज प्री कंडीशन। इफ लाइंस आर पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट भी इक्वल होंगे, सही है। और अगर लाइंस पैरेलल ना होंगी तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे? बोले वर्टिकली तो हमेशा इक्वल होंगे लाइन के पैरेलल से। आपके सामने हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे? होंगे, क्योंकि ये 1 3 के तो हमेशा इक्वल होगा। इसमें किसके पैरेलल होने या ना होने से क्या हुआ? वो बात सही कि नहीं? और लाइंस पैरेलल होने पे करस्पॉन्डिंग भी इक्वल है। ओके, तुमको ये सभी चीजें पता चल गई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पता चल गया। एक एंगल और मुझे बताना है आपको, को इंटीरियर एंगल। व्हाट डज इट मीन बाय को इंटीरियर एंगल? That is the angles on same side of transversal. Angles on same side of transversal. उसे क्या कहेंगे? अब मुझे ये बताओ प्रियांशु कि 3 का कोइंटीरियर क्या है? 6। एंगल 3 एंड एंगल 6। और 4 का क्या है? 5। कुछ चीजें अब आपसे पूछी जाएंगी। डिफाइन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। Complementary angles. Supplementary angles. Reflex angle. Linear pair of angles. Question number 2. Write X if सेकंड में, अब जैसे इसमें आपको बताना है किससे बड़ा किससे छोटा, ऐसे लिख देना, समय लिख देना, समझ आया? ऐसे रेंज बना तो किससे बड़ा होगा और किससे छोटा, ऐसे सभी लिखे। अब देखिए, और चौथी चीज आपको बतानी है, इन सब में 2-2 एग्जाम्पल देंगे। Write 2 examples for each.
कोड राइटिंग और थोड़ी अच्छी करो।